Hello friends, you are with me. This is Abid and you are watching ABD English इल्म. गाइस आज हम 1 घंटे की क्लास में ऑल टेंसेस कंप्लीट करने वाले हैं. जी हाँ गाइस, ओनली विद इन 1 आवर वी आर गोइंग टू कंप्लीट ऑल टेंसेस. ठीक है गाइस, तो बने रहना लास्ट तक. आराम से सीखेंगे, 1 बाय 1 करके सीखेंगे. घबराना नहीं है, झिझकना नहीं है, आराम से समझ में आ जाएंगे. एक एक टेंस को अच्छे से क्लियर करेंगे और आसानी से समझेंगे. ठीक है, टेंसेस क्या होते हैं. टेंसेस गाइज आपको मैं बता दूं, फॉर स्पीकिंग इंग्लिश टेंसेस आर बैकबोन ऑफ इंग्लिश. जैसे इंसान के लिए रीढ़ की हड्डी काम करती है, ऐसे ही इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर टेंसेस काम करते हैं. ठीक है, टेंसेस आर बेस ऑफ इंग्लिश. बेस होते हैं इंग्लिश का ये. अगर आपका बेस अच्छा नहीं है, बिल्डिंग भी अच्छी खड़ी नहीं होगी. बेस अच्छा नहीं है तो इंग्लिश अच्छी हो कहां से जाएगी. और बेस पर ही हम मेहनत नहीं करते, तो इसीलिए हमें बेस पर मेहनत करनी होगी. इफ वी वांट टू लर्न फ्लुएंट इंग्लिश देन लर्न टेंसेस. अच्छे से टेंस सीख जाओ, हर तरह के सेंटेंस बनाने आ जाएंगे तो अपने आप ही इंग्लिश आ जाएगी. ट्रांसलेशन मेन होती है. हर तरह का सेंटेंस आपको हिंदी से इंग्लिश में बनाना आना चाहिए. वो कब आएगा? जब सारे रूल्स मालूम होंगे, जब सारे टेंसेस मालूम होंगे. तो एक एक करके टेंस को हम अच्छे से सीखेंगे. ठीक है गाइज, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. ठीक है गाइज, तो स्टार्ट करते हैं. टेंस. टेंस का मतलब होता है काल यानी समय. ठीक है, अब ये क्वेश्चन उठता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस वी हैव इन इंग्लिश ग्रामर. इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस होते कितने तरह के हैं? तो हमें बचपन से ही मालूम है. बचपन से 6 क्लास से, 7 क्लास से, 8 क्लास से, 9th में, हर क्लास में हमें टेंस सिखाए जाते हैं. स्कूल में सिखाए जाते हैं, ट्यूशन में सिखाए जाते हैं, कोचिंग सेंटर्स में सिखाए जाते हैं. लेकिन फिर भी हमें टेंस ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, अच्छे से लर्न नहीं कर पाते. रेगुलरिटी नहीं होती, या फिर हमें रीडिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है. तो आज हम सारी इसी क्लास में सारे टेंस अच्छे से एक एक करके सीखेंगे. ठीक है, तो टेंस का मतलब होता है काल यानी समय. तो कितने तरह के होंगे टेंस? टेंस होते हैं 3 तरह के. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस वी हैव इन इंग्लिश ग्रामर. सभी को मालूम है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, मीन्स टाइम दैट इज रनिंग. दूसरा टेंस कौन सा होगा? पास्ट टेंस. पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, मीन्स टाइम दैट हैज गॉन. और थर्ड टेंस कौन सा होगा? फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है? भविष्य काल, मीन्स टाइम दैट विल कम. ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ठीक है, अब इनके भी 4 काइंड्स होते हैं. ईच एंड एवरी टेंस हैज 4 पार्ट्स. प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी, सभी के 4 भाग होंगे. वो कौन कौन से होते हैं वो भी मालूम है हमें. जैसे पहला होता है इंडेफिनिट, सेकेंड होता है कॉन्टिन्यूअस, और थर्ड होता है परफेक्ट, और फोर्थ होता है परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट के सारे आ जाएंगे. फर्स्ट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, देन प्रेजेंट परफेक्ट, देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इसी तरह से जब हम पास्ट की बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट टेंस, तो पास्ट के भी 4 हो जाएंगे. पहला पास्ट इंडेफिनिट, देन पास्ट कॉन्टिन्यूअस, देन पास्ट परफेक्ट, देन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. सेम एज फॉर फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, तो 4 हो गए प्रेजेंट के लिए, एंड 4 टेंस फॉर पास्ट एंड 4 टेंस फॉर फ्यूचर. तो टोटल कितने टेंस हो जाते हैं हमारे? 12. ये 12 टेंस में इंग्लिश घूमती है हमारी, यानी 12 टेंस से ज्यादा बोली ही नहीं जाएगी ग्रामर इंग्लिश के अंदर इस तरह के सेंटेंसेस के लिए. तो हर तरीके के जो सेंटेंसेस होंगे वो 12 टेंस के अंदर ही आएंगे कहीं ना कहीं. ठीक है, तो एक एक करके अच्छे से करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की. ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेंस होता है, और टेंसेस के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होता है. यूज बहुत ज्यादा होता है. कोई सा भी सेंटेंस, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी रिकॉग्नाइजेशन यानी आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान की. प्रेजेंट के अंदर इंडेफिनिट है. आप समझिए खुद क्या कहना चाह रहा है टेंस. आप अगर आपको खुद बनानी आ जाएगी ना पहचान और रूल, तो अपने आप ही सारे टेंस क्लियर कर लेंगे आप. प्रेजेंट के अंदर इंडेफिनिट है. प्रेजेंट तो है लेकिन इंडेफिनिट है. इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, इसीलिए इसकी पहचान बन जाती है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आता है. ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट. यानी प्रेजेंट तो होता है लेकिन डेफिनेट नहीं होगा, इंडेफिनिट होगा. जैसे वह स्कूल जाता है, जाता तो प्रेजेंट में ही है लेकिन अभी जा नहीं रहा है, तो है तो प्रेजेंट ही लेकिन डेफिनेट नहीं है.
इसलिए कहते हैं इसको इंडेफिनिट में डालो। जैसे हम बातें करते हैं, हम फोन खरीदते हैं, हम फोन में गेम खेलते हैं, तो क्या है ये? खेल नहीं रहे अभी, लेकिन खेलते हैं, है तो प्रेजेंट ही, लेकिन प्रेजेंट तो है लेकिन डेफिनेट नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं इंडेफिनिट। एक एक्शन को दर्शाता है, वह जाता है, वह खाता है, वह भागता है, एक एक्टिविटी ने एक्शन को दर्शाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसका रूल समझिए, यानी इसका स्ट्रक्चर, इसकी फॉर्मेशन, ये बनेगा कैसे सेंटेंस। एक एग्जांपल लेता हूं, उससे हम समझाएंगे और आसानी से समझ जाएंगे। जैसे सिमरन गाना गाती है, सिमरन गाना गाती है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इसकी जो फॉर्मेशन होगी, सबसे पहले क्या आता है, इसके अंदर सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन उसके बाद एस या ईएस, एस लगेगा या फिर वर्ब में ईएस लगेगा, और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो क्या आया सबसे पहले? सबसे पहले आया सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन एस और ईएस, एंड एट लास्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो, सिमरन गाना गाती है, सिमरन सब्जेक्ट है ना, तो कौन गाना गाता है? सिमरन। सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम करता है। काम कौन कर रहा है? सिमरन। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? सिमरन। तो चलो, सब्जेक्ट की जगह पे क्या आ गया? सिमरन। ठीक है। अब वो क्या करती है? गाना गाती है। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लगाएंगे, है ना, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। यही रूल है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस, देन ऑब्जेक्ट। तो सिमरन हो गया सब्जेक्ट, गाना गाती है, गाने को बोलते हैं सिंग, तो सिमरन सिंग। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस लगेगा, सिमरन सिंग्स। क्या हो जाएगा? सिमरन सिंग्स। क्या गाती है? गाना, तो सिमरन सिंग्स अ सॉन्ग। ए सॉन्ग जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। इसी तरह से वह अखबार पढ़ता है, वह अखबार पढ़ता है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें? कौन पढ़ता है अखबार? सब्जेक्ट कौन हो गया? वह, यानी ही हो गया। पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड। सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर एस लग जाएगा वर्ब में। ही रीड्स। क्या पढ़ता है? न्यूज़पेपर, अखबार, तो ही रीड्स न्यूज़पेपर। अगर मैं अखबार पढ़ता हूं तो आई प्लूरल सब्जेक्ट है, इसमें एस और एस नहीं लगाएंगे, इसीलिए इसका सेंटेंस बन जाएगा आई रीड न्यूज़पेपर। आप पढ़ते हो, आप अखबार पढ़ते हो, आप भी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यू रीड न्यूज़पेपर। अगर आपको नहीं मालूम है सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं जो एक वचन होते हैं, ही, शी, इट, नेम, गॉड, या जो भी एक होने का सेंस दे। ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट्स जो होंगे वो होंगे, आई होता अकेला लेकिन फिर भी इसको प्लूरली मानते हैं हम, आई, वी, यू, दे, ये सब प्लूरल होते हैं। तो एस और एस का फंडा क्या है इसमें? एस और एस सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो लगेगा वर्ब में, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब में एस और एस नहीं लगेगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगी इंग्लिश? जैसे आप अखबार पढ़ते हो तो यू रीड न्यूज़पेपर, मैं पढ़ता हूं तो आई रीड न्यूज़पेपर, वह पढ़ता है तो ही रीड्स न्यूज़पेपर, वह पढ़ती है तो सी रीड्स न्यूज़पेपर, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। एक एग्जांपल और ले सकते हो, जैसे वह स्कूल जाता है, वह जाता है तो ही गोज, क्योंकि सिंगुलर है ना, तो ही गोज टू स्कूल। मैं जाता हूं तो आई गो टू स्कूल, आप जाते हो तो यू गो टू स्कूल, ये सब हो जाएगा। यू गो हुआ, एस और एस नहीं लगाया ना, क्यों? क्योंकि यू जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, इस वजह से हमने एस और एस इसमें नहीं लगाया। इसका जब नेगेटिव बनाते हैं हम, तो क्या हो जाएगा? जैसे वह अखबार नहीं पढ़ता है, क्या हो जाएगी इंग्लिश? हिंदी क्या हो जाएगी इसकी? वह अखबार नहीं पढ़ता है, तो इंग्लिश क्या बनेगी? अब नहीं आ गया, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इसके अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। वो कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी? डू और डज। अब ये डज कहां लगेगा और डू कहां लगेगा? वही सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट का ध्यान रखना है। डज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, डज इज यूज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट एंड डू इज यूज फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है ना। जब ही, शी, इट, नेम या गॉड अगर होगा और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डज लगेगा। ठीक है ना। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे, तो उसमें डू लगेगा साथ में। ठीक है। अब जैसे हमने सेंटेंस लिया, वह अखबार नहीं पढ़ता है, तो वह सब्जेक्ट है यानी ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा? डज नॉट या डू नॉट? राइट, डज नॉट। ही डज नॉट रीड न्यूज़पेपर, ही डज नॉट रीड न्यूज़पेपर। क्यों? सब्जेक्ट हो गया ही, हेल्पिंग वर्ब डज नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ये सब नहीं आएगा, वो केवल अफर्मेटिव में आता है। तो ही डज नॉट रीड न्यूज़पेपर। अब मैंने बोला है कि आप अखबार नहीं पढ़ते हो, आपका मतलब हो गया यू, और ये प्लूरल है तो अब यहाँ पे डू लग जाएगा, तो यू डू नॉट रीड न्यूज़पेपर। ठीक है। इसी तरह से इसका इंटरोगेटिव भी बन जाएगा। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, उसमें शुरू में क्या पहले आ जाता है? क्या वह अखबार पढ़ता है? तो क्या वह अखबार पढ़ता है?
इसमें क्या आ गया, तो डू डस पहले आ जाएगा। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो फॉर्मेशन है वो क्या बन जाएगी, इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, यानी डू और डस पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो क्या वह अखबार पढ़ता है, वह आ रहा है इसमें भी, तो डस पहले आ जाएगा। डज ही रीड न्यूज़पेपर, डज ही रीड न्यूज़पेपर। अगर मेरे को बोलना है क्या आप अखबार पढ़ते हो, तो इसमें डू पहले आ जाएगा। डू यू रीड न्यूज़पेपर, ये हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लग रही है, सब्जेक्ट के हिसाब से। डू यू, डू वी, डू दे, और डज कहां पर आएगा, जैसे डज ही, डज शी, डज राहुल, डज रोहन, यानी नाम वगैरह हो किसी का तो वहां पे डज आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ इसका इंटरोगेटिव। इसका इंटरोगेटिव और नेगेटिव भी बना सकते हैं, जैसे क्या वह अखबार नहीं पढ़ता है, तो क्या वह अखबार नहीं पढ़ता है क्या हो जाएगा, इसमें थर्ड प्लेस पे नॉट आ जाएगा। यानी इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी डू डस, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो क्या वह अखबार नहीं पढ़ता है, डज ही नॉट रीड न्यूज़पेपर, डज ही नॉट रीड न्यूज़पेपर। इसी तरह से क्या आप अखबार नहीं पढ़ते हो, तो इसमें डू पहले आ जाएगा। डू यू नॉट रीड न्यूज़पेपर, डू यू नॉट रीड न्यूज़पेपर। तो ये इसका इंटरोगेटिव और नेगेटिव हो गया। इसका डब्ल्यूएच वाला भी बना लेते हैं, और कैसे चेंज हो सकता है, जैसे वह अखबार कब पढ़ता है, या वह अखबार क्यों पढ़ता है, वह अखबार कहाँ पढ़ता है, कौन सा पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, सब आ जाएगा इसमें। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं डब्ल्यूएच वाला। वह अखबार कब पढ़ता है, कब का मतलब होता है व्हेन। तो डब्ल्यूएच वाला वर्ड जो उसकी फॉर्मेशन क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, डब्ल्यूएच वाले वर्ड पहले आते हैं, यानी डब्ल्यूएच वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो वह अखबार कब पढ़ता है, तो कब आ जाएगा, कब का मतलब पहले यानी व्हेन। तो व्हेन के बाद व्हेन डज ही रीड न्यूज़पेपर। ठीक है, क्या हुआ, व्हेन डज ही रीड न्यूज़पेपर। और वह अखबार कब नहीं पढ़ता है, तो नॉट लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद, व्हेन डज ही नॉट रीड न्यूज़पेपर। इस तरह से आ जाएगा। तो यह हुआ डब्ल्यूएच वाला वर्ड। तो और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, जैसे वह खेलता है तो ही प्लेज, मैं खेलता हूं तो आई प्ले, बस यही ध्यान रखना है। आप खेलते हो तो यू प्ले, और रोहन खेलता है तो रोहन प्लेज। रोहन प्ले कोई वर्ड ही नहीं है, गलत है, रोहन प्ले। ठीक है, तो यही होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में गाइस आपको क्या पता चला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, ताहू आता है, इसकी पहचान हो जाती है। अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगा देते हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में एस और ईएस नहीं लगाते। जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, जब हम इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं और नेगेटिव बनाते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, सहायक क्रिया लग जाती है, और वो सहायक क्रिया होती है डू और डज। डज लगता है सिंगुलर के लिए, डू लगता है प्लूरल के लिए, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। यही होता है बस प्रेजेंट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट जो होता है, जिन लोगों ने प्रेजेंट अच्छे से कर रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट अच्छे से कर लिया है, वो पास्ट इंडेफिनिट आराम से कर लेते हैं। बिल्कुल नॉर्मल सारी चीजें वही होती हैं, थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता है बस। पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है ता है, ती है, ते है। पास्ट इंडेफिनिट की क्या हो जाएगी, ता था, ते थे, ती थी। और इसकी एक और होती है रिकॉग्नाइजेशन, जो मेन वही होती है आ, ए, ई। जिन वाक्यों के अंत में आ जाए, लास्ट में ए आ जाए, जैसे वह स्कूल गया, वह मार्केट गया, मैंने देखा, मैंने सोचा, या फिर वह जाता था। ठीक है ना, हम दिल्ली में रहते थे, हम मुंबई में रहते थे, ये सब पास्ट इंडेफिनिट होता है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद दूसरा टेंस होता है जो बहुत ज्यादा स्पीकिंग के अंदर यूज होता है। इसमें एक चीज का और फायदा होता है, ना तो हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में सोचना होता है, ना ही प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में सोचना होता है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या बनी, जिन वाक्यों के अंत में लास्ट में आ जाएगा ता था, ते थे, ती थी, या फिर आ, ए, ई। ठीक है, अब बात करते हैं इसके रूल की, यानी इसके स्ट्रक्चर की, यानी इसकी फॉर्मेशन की। क्या बनेगा, कैसे बनेगा। सबसे पहले आता है इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाती है इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म, अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाती है, और लास्ट में आ जाता है ऑब्जेक्ट। ये वर्ब आपको याद करनी ही होंगी, ये तो आपको रटनी ही पड़ेंगे जब तक आप वर्ब याद नहीं करोगे। ठीक है ना, तीन फॉर्म होती है, जैसे गो है, गो मीन्स जाना, इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होगी, गो, वेंट, गॉन। ठीक है ना, इसी तरह से गिव है, गिव माने देना, गिव, गेव, गिवन। टेक से टेक, टुक, टेकन। ईट, एट, ईटन। ये वर्ब्स होती हैं तो आपको याद करनी होंगी। ठीक है ना, 4 to 5 टाइम्स आप इनको रीड आउट कर लो, याद हो जाती हैं आराम से। ठीक है, तो क्या बने इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट,
देन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन एट लास्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अब एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे उसने पत्र लिखा, लिखा लास्ट में लिखा यानी आ का साउंड आया, आ का सेंस आया, इसी वजह से ये पास्ट इंडेफिनिट है। और सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव है। उसने पत्र लिखा। अगर मैं कहता उसने पत्र नहीं लिखा तो नेगेटिव हो जाता। ठीक है। उसने पत्र लिखा तो क्या बनेगा? सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या बनाई थी? सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। उसने पत्र लिखा, उसने का मतलब ही, लड़की होगी तो शी हो जाएगा। ठीक है ना। तो ही, पत्र लिखने को बोलते हैं राइट। राइट का मतलब होता है लिखना। इसकी सेकंड फॉर्म जाननी है हमें। सेकंड फॉर्म होती है इसकी रोट। तो ही रोट, सब्जेक्ट की जगह आ गया ही, वर्ब की जगह आ गया, पहले वर्ब आती है, इंग्लिश के अंदर उल्टा चलता है। ठीक है ना। तो ही रोट, क्या लिखा उसने? पत्र। तो ही रोट अ लेटर। मैंने पत्र लिखा तो आई रोट ए लेटर। सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, ही हो, शी हो, आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, सब में सेम आएगा। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट सेकंड फॉर्म आ जानी है। हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं आएगी इसके अंदर भी, अफर्मेटिव में। ठीक है। तो उसने पत्र लिखा यानी ही रोट अ लेटर। मैंने पत्र लिखा तो आई रोट अ लेटर। इस तरह से आ जाएगा। वह मार्केट गया तो क्या बन जाएगी इंग्लिश? वह मार्केट गया तो ही वेंट टू मार्केट। मैं मार्केट गया तो आई वेंट टू मार्केट। तो ये हो गया इसका अफर्मेटिव। इसी तरह से आते हैं बहुत सारे सेंटेंस। उसने देखा तो ही सा, मैंने सोचा तो आई थॉट, मैंने देखा तो आई सा, मैंने किया तो आई डिड। ठीक है ना। मैंने फोन किया तो आई कॉल्ड। इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे सारे। सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म, बहुत इजी होता है बनाना। विदाउट हेल्पिंग वर्ब बनता है। सेकंड फॉर्म जब भी यूज होती है विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। ध्यान रखना है आपको अच्छे से, कभी गड़बड़ होगी नहीं। ज्यादातर हम क्या करते हैं, जैसे वह गया तो ही वेंट होती है इसकी करेक्ट इंग्लिश, हम क्या कर देते हैं ही वाज वेंट, गलत हो जाता है। वाज वेंट कोई सेंटेंस ही नहीं, गलत है। ठीक है ना। तो इसलिए सेकंड फॉर्म जब भी लगाएंगे विदाउट हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, कभी गलत होगा ही नहीं। तो वह गया तो ही वेंट। ठीक है ना। उसने पत्र लिखा तो ही रोट अ लेटर। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं। उसने पत्र नहीं लिखा, नहीं आ गया ना, उसने पत्र नहीं लिखा। अब नहीं आ गया तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जुड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगाया था? डू और डज लगाया है। वहां पे डज था सिंगुलर के लिए, डू था प्लूरल के लिए। अब चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, दोनों के लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी और वो होती है डिड। ठीक है। क्योंकि डू का पास्ट डिड होता है ना, तो इसलिए डिड लगाते हैं। अब चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, दोनों में सभी सब्जेक्ट के अंदर, सिंगुलर प्लूरल सभी सब्जेक्ट के अंदर एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ओनली डिड। तो डिड इज यूज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट एज वेल। ठीक है। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, यानी उसने पत्र नहीं लिखा। तो इसका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, देन डिड नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो उसने पत्र नहीं लिखा यानी ही डिड नॉट राइट अ लेटर। अब राइट आ जाएगा वहां पे, क्यों? क्योंकि डिड आ गया है। डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सेकंड फॉर्म तो केवल एक ही जगह आती है, बस पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। यहाँ नेगेटिव हो गया है ना, तो इस वजह से यहाँ पर सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। तो ही डिड नॉट राइट अ लेटर। अब ये डिड शो कर रहा है, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। इसका इंटरोगेटिव बना लेंगे। क्या उसने पत्र लिखा? तो क्या शुरू में आ रहा है तो डिड पहले आ जाएगा। डिड ही राइट अ लेटर? क्या तुमने पत्र लिखा? डिड यू राइट अ लेटर? यू हो, आई हो, सब में डिड आएगा। ठीक है। इसका इंटरोगेटिव और नेगेटिव भी बन जाएगा। ठीक है ना। क्या उसने पत्र नहीं लिखा? तो डिड ही नॉट राइट अ लेटर? डिड ही नॉट राइट अ लेटर? क्या तुमने पत्र नहीं लिखा? तो डिड यू नॉट राइट अ लेटर? डिड यू नॉट राइट अ लेटर? ये हो जाएगा इसका इंटरोगेटिव और नेगेटिव। इसका डब्ल्यूएच वाला भी ले लेते हैं। जैसे उसने पत्र क्यों लिखा? क्यों का मतलब होता है वाई, तो वाई वाला वर्ड पहले आ जाएगा क्योंकि डब्ल्यूएच वाले वर्ड पहले आते हैं। क्या होती है फॉर्मेशन? डब्ल्यूएच वाला वर्ड आ जाएगा पहले, देन हेल्पिंग वर्ब यानी डिड, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो उसने पत्र क्यों लिखा? तो वाई डिड ही राइट अ लेटर? वाई डिड ही राइट अ लेटर? उसने पत्र क्यों नहीं लिखा? तो उसके बाद में वाई डिड ही नॉट राइट अ लेटर। इस तरह से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। और भी एग्जांपल बन सकते हैं। जैसे वह मार्केट गया तो ही वेंट टू मार्केट। वह मार्केट नहीं गया तो ही डिड नॉट गो टू मार्केट। गो क्यों? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है ना। क्या वह मार्केट गया? तो डिड ही गो टू मार्केट। क्या वह मार्केट नहीं गया? डिड ही नॉट गो टू मार्केट। वह मार्केट क्यों गया? वाई डिड ही गो टू मार्केट। वह मार्केट क्यों नहीं गया? वाई डिड ही नॉट गो टू मार्केट। इस तरीके से बना लेंगे हम इसके सभी सेंटेंसेस, अफर्मेटिव भी, नेगेटिव भी, इंटरोगेटिव और नेगेटिव भी। ये पता होना चाहिए आपको कौन सा अफर्मेटिव है, कौन सा नेगेटिव है। ठीक है ना। तो आसानी से पता चल ही जाता है सेंटेंस से। ठीक है।
तो ये है पास्ट इंडेफिनिट। एक बार अच्छे से फिर दोबारा से चलते हैं, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट जिसकी पहचान होती है था था, थे, थी थी, ठीक है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। और जब बनाएंगे इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी केवल एक, और वो होगी डिड। और जब डिड आ जाएगा तो कौन सी फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस यही ध्यान रखना होता है, जिसको ये समझ में आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट क्लियर। So that's all about past indefinite tense. Now we move on our next tense, future indefinite. इसकी पहचान क्या होती है, ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है स्पीकिंग के अंदर। फ्यूचर इंडेफिनिट इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के लास्ट में आता है गा, गे, गी, ये होता है। इसमें एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं हम विल। वैसे इसमें शैल का यूज भी होता है, लेकिन शैल का यूज मॉडर्न इंग्लिश के अंदर, अमेरिकन इंग्लिश के अंदर और इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर, खासकर आज की जो मार्केट के अंदर जो डिमांड है इंग्लिश की, उसके अंदर हम शैल का यूज करते ही नहीं है। बाई चांस रेयरली करते हैं, वो भी रिटन सेक्शन के अंदर। राइटिंग सेक्शन के अंदर इसका यूज होता है, रिटन में होता है, अदरवाइज स्पीकिंग के अंदर शैल का यूज नहीं होता है। फिर भी समझने के लिए अगर आप समझना चाहें तो कर सकते हैं। शैल का यूज हम करते थे केवल फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, आई और वी, यानी आई और वी के साथ में शैल लगा करता था, ठीक है, और विल लगता था बाकी आई वी को छोड़ के सबके साथ, यानी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में। अब चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई सा भी हो, ठीक है ना, थर्ड पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, सभी के साथ में विल ही लगाते हैं, शैल का यूज हम करते ही नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या पहना है, इसकी पहचान क्या बनी फ्यूचर इंडेफिनिट की, गागेगी और हेल्पिंग वर्ब हुआ विल। और जब विल आता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। जैसे कल वह आपको फोन करेगा, कल वह आपको फोन करेगा, क्या आया लास्ट में, गा, गागेगी आ गया, समझ जाइए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इसकी जो फॉर्मेशन होगी बहुत ही इजी होती है, बहुत ही आसान होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, देन हेल्पिंग वर्ब यानी विल आ जाएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। बस चार चीज आएंगी, सब्जेक्ट, विल, फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, कल वह आपको फोन करेगा, तो कल का मतलब टुमारो होता है ना, कभी भी लगा सकते हैं हम, या तो सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट के या फिर ऑब्जेक्ट के लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लगा सकते हैं। तो कल वह आपको फोन करेगा, ही विल कॉल यू टुमारो, हम टुमारो पहले भी लगा सकते हैं, टुमारो ही विल कॉल यू। ही हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हो गया विल, कॉल यानी फोन करना, कॉल हो गया वर्ब, और आपको करेगा तो आप ऑब्जेक्ट हो गया, तो ही विल कॉल यू, ठीक है ना। वह आपको फोन करेगा, ही विल कॉल यू, कल करेगा तो ही विल कॉल यू टुमारो, या टुमारो पहले भी लगा सकते हैं। वह आपको फोन नहीं करेगा, वह आपको फोन नहीं करेगा, तो इसमें आप नॉट लगाना है तो विल के बाद में नॉट लगा देंगे, ठीक है ना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसकी फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो वह आपको फोन नहीं करेगा, तो ही विल नॉट कॉल यू टुमारो, ही विल नॉट कॉल यू टुमारो। क्या वह कल आपको फोन करेगा, क्या शुरू में आ रहा है ना, तो विल पहले लगा देंगे, विल ही कॉल यू टुमारो। क्या बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर, यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो विल ही कॉल यू टुमारो, क्या वह कल आपको फोन करेगा, विल ही कॉल यू टुमारो। क्या वह कल आपको फोन नहीं करेगा, इसका इंटरोगेटिव और नेगेटिव, विल ही नॉट कॉल यू टुमारो, ठीक है। कल वह आपको फोन क्यों करेगा, क्यों का मतलब वाई, वाई पहले लगा दो, बाकी सेम फॉर्मेशन इंटरोगेटिव वाली, वाई विल ही कॉल यू टुमारो, वाई विल ही कॉल यू टुमारो। और वह आपको कल फोन क्यों नहीं करेगा, तो वाई विल ही नॉट कॉल यू टुमारो। ये हो जाएगा फ्यूचर का इंडेफिनिट। एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं, कोई सा दूसरा भी, जैसे वह खाना खाएगा, ही विल ईट फूड, वह खाना नहीं खाएगा तो ही विल नॉट ईट फूड। क्या वह खाना खाएगा, विल ही ईट फूड, क्या वह खाना नहीं खाएगा, विल ही नॉट ईट फूड। वह खाना क्यों खाएगा, या कब खाएगा, या कैसे खाएगा, कैसे खाएगा तो हाउ विल ही ईट फूड, और कैसे नहीं खाएगा तो हाउ विल ही नॉट ईट फूड। यही होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट से क्या पता चला गाइज आपको, हमें पता चला फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान होती है गा, गे, गी, और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल, और विल के बाद आता है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी विल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ, और वो होगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। गाइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही आसान होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है, इसकी पहचान होती है रहा है, रहे हैं,
या फिर रहा हूं। ये होता है प्रेजेंट के अंदर कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट है ना, अब बताओ, आप खुद ही सोचो, प्रेजेंट के अंदर कॉन्टिन्यूअस पहचान होनी चाहिए, क्या सेंस देगा बताओ, कौन सा सेंटेंस ऐसे होंगे जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को जो शो करेंगे। तो अपने आप ही पता चलता है प्रेजेंट तो है और कॉन्टिन्यूअस भी है, तो इसी वजह से की पहचान बन जाती है जिन वाक्यों के लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है, यानी प्रेजेंट के अंदर कंटिन्यू काम जारी है अभी भी, इसलिए इसकी पहचान बन जाती है रहा है, रहे हैं या रहा हूं, ये सब होता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया की। हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें इज, एम, आर। अब ये इज कहां लगेगा और एम कहां लगेगा और आर कहां लगेगा, ये देखना है हमें, वही सब्जेक्ट का खेल है बस सारा, और कुछ भी नहीं होता है। इज लगाते हैं हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, ही है, शी है, इट है, गॉड है, किसी का भी नेम है, राहुल है, रोहन है, सोहन है, राम है, कुछ भी नेम हो, इज आ जाएगा वहां पे, राम इज, रोहन इज, राहुल इज, ही इज, शी इज, सब आ जाएगा वहां पे। दूसरी हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें एम। एम केवल एक ही सब्जेक्ट के साथ में आता है, वो आपको मालूम ही होगा, एम केवल हमेशा आई के साथ में लगता है, आई एम। आई आर कभी नहीं होता, आई इज कभी नहीं होता, आई के साथ में हमेशा एम ही लगाते हैं हम। तीसरी हेल्पिंग वर्ब, तो आर जो होता है वो हमारा, आर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए लगाते हैं, जो आर हेल्पिंग वर्ब है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से, आई को छोड़कर जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे ना उन सब में आर आ जाएगा, यानी यू आर, वी आर, दे आर, चिल्ड्रन आर। ठीक है, इस तरीके से लगाएंगे आर को हम। ठीक है, तो दो चीजें क्लियर हुई इसकी, इसकी पहचान हो गई रहा है, रहे हैं, रही है, और हेल्पिंग वर्ब हो गई इज, एम, आर। इज लगेगा सिंगुलर के साथ में और एम लगेगा आई के साथ और आर लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। अब रह गया वर्ब। वर्ब कौन से यूज करते हैं इसके हम, वर्ब के अंदर, इसके अंदर जो यूज करते हैं, क्योंकि लास्ट में कॉन्टिन्यूअस टेंस आ रहा है, तो जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं हम। तो ठीक है ना, कोई सा भी टेंस करेंगे ना, कॉन्टिन्यूअस है तो बहुत ईजी है, कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म आनी ही आनी है। ठीक है, तो क्या हो गया इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। सभी की बात हो गई, इसकी पहचान रहा है, रही है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, और वर्ब की फॉर्म कौन सी हो गई, ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे वह टीवी देख रहा है, क्या सेंटेंस लिया हमने, वह टीवी देख रहा है, इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो फॉर्मेशन है, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट एट फर्स्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, देन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, एम, आर में से एक आ जाएगी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो वह टीवी देख रहा है, वह का मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, इज, तो ही इज। देख रहा है ना, देखने को क्या बोलते हैं, वॉच, वॉच की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी वॉचिंग, तो ही इज वॉचिंग, क्या देख रहा है, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्या देख रहा है, टीवी, तो ही इज वॉचिंग टीवी, ही इज वॉचिंग टीवी। मैं टीवी देख रहा हूं, अब मैं आ गया सब्जेक्ट, तो आई लगा देंगे स्टार्टिंग में, और आई के साथ में हमने क्या सीखा है, आई के साथ में एक ही हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, एम, तो आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी। अगर मैं बोलूं आप टीवी देख रहे हो, तो आपका मतलब हो गया यू, और यू के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, आर, तो यू आर वॉचिंग टीवी। ठीक है, और भी सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे वह सो रहा है, तो ही इज स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं तो आई एम स्लीपिंग, आप सो रहे हो तो यू आर स्लीपिंग, ऐसे एग्जाम्पल बन जाएंगे। इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं आप, जैसे वह टीवी देख रहा है, इसका नेगेटिव बना लो, वह टीवी नहीं देख रहा है, वह टीवी नहीं देख रहा है तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट वॉचिंग टीवी। क्या वह टीवी देख रहा है का क्या हो जाएगा, इज ही वॉचिंग टीवी। क्या वह टीवी नहीं देख रहा है तो क्या हो जाएगा, इज ही नॉट वॉचिंग टीवी। वह टीवी क्यों देख रहा है तो वाई इज ही वॉचिंग टीवी, और वह टीवी क्यों नहीं देख रहा है तो वाई इज ही नॉट वॉचिंग टीवी। अब देखो ध्यान से, वाई कहाँ लग रहा है, इस कहाँ लग रहा है, ये फॉर्मेशन एक बार दिमाग में सेट हो जाएगी ना, तो फिर हमें सेंटेंस बनाने भी आ जाएंगे, जब बनाने आ जाएंगे तो फिर बोलने भी आ जाएंगे, और जब बोलने आ जाएंगे तो इंग्लिश भी आराम से अच्छे से बोल पाएंगे हम। ठीक है, तो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो क्या पता चला हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से, इसकी पहचान होती है रहा है, रहे हैं, रही है, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज, एम, आर, इज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, एम लगेगा आई के साथ में, और आर लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में। ठीक है, और वर्ब कौन सी लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। तो ये है केवल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। अब हम नेक्स्ट टेंस पर चलते हैं, पास्ट पे जाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के लास्ट में, अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है, रहा है, रहे हैं, रही है। अब इसमें क्या हो जाएगा,
पहचान हो जाएगी रहा था, रहे थे, रही थी, क्योंकि पास्ट है और कंटिन्यूअस भी है, तो पास्ट के अंदर काम कंटिन्यू जारी रहता है इसके अंदर, इसलिए इसकी पहचान बन जाती है रहा था, रहे थे और रही थी। दूसरी बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। ये पास्ट कंटिन्यूअस जो होता है ये बनता है वाज और वर से, यानी वाज जो लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगेगा और आई के साथ भी वाज ही लगेगा यहाँ पर, और वर जो लगेगा यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में लगेगा, तो यानी वाज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट एंड आई ऑल्सो, एंड वर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ये भी कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो क्या हुआ इसका रूल, तो सबसे पहले इसकी पहचान हो गई, रहा था, रहे थे, रही थी, वाज वर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। इसका ठीक है ना, एक एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे वह चाय पी रहा था, वह चाय पी रहा था, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इसकी जो फॉर्मेशन होगी, क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वाज वर, फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। तो वह चाय पी रहा था, वह का मतलब ही हो गया, तो यहाँ पे वाज लग जाएगा इसके साथ में, तो ही वाज टेकिंग टी, वह चाय पी रहा था, चाय पीने के लिए टेक लगाते हैं हम, ठीक है, ड्रिंक नहीं लगाते इसके लिए, तो ही वाज टेकिंग टी, वह चाय पी रहा था। मैं चाय पी रहा था, तो यहां भी आई के साथ में भी वाज ही लगेगा, तो आई वाज टेकिंग टी, आई वाज टेकिंग टी। अब मेरे को बोलना है आप चाय पी रहे थे, आप चाय पी रहे थे, रहा था, रहे थे आ रहा है ना, थे, जहां पे थे का साउंड आएगा वैसे भी वर ही आता है वहां पे, तो आप चाय पी रहे थे, तो यू के साथ में वर आ जाएगा, तो यू वर टेकिंग टी। ठीक है, आप पढ़ रहे थे, तो यू वर रीडिंग, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिया था हमने एग्जाम्पल, वह चाय पी रहा था, तो वह चाय पी रहा था हो गया ही वॉज टेकिंग टी। वह चाय नहीं पी रहा था, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज नॉट टेकिंग टी। क्या वह चाय पी रहा था, क्या शुरू में आ रहा है, तो इसमें वाज वर्ब पहले आ जाएगा, वाज ही टेकिंग टी। क्या वह चाय नहीं पी रहा था, तो वाज ही नॉट टेकिंग टी। वह चाय क्यों पी रहा था, तो वाई पहले लगा देंगे और बाकी सेम फॉर्मेशन इंटरोगेटिव वाली हो जाएगी, तो वाई वाज ही टेकिंग टी। और वह चाय क्यों नहीं पी रहा था, तो वाई वाज ही नॉट टेकिंग टी। ठीक है ना, तुम पढ़ रहे थे, तो यू वर रीडिंग, तुम अखबार पढ़ रहे थे, यू वर रीडिंग न्यूज़पेपर, तुम अखबार नहीं पढ़ रहे थे, यू वर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। क्या आप अखबार पढ़ रहे थे, वर यू रीडिंग न्यूज़पेपर। क्या आप अखबार नहीं पढ़ रहे थे, वर यू नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। आप अखबार कैसे पढ़ रहे थे, हाउ वर यू रीडिंग न्यूज़पेपर। और आप अखबार कैसे नहीं पढ़ रहे थे, हाउ वर यू नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। बस यही ध्यान रखना है इसमें। ये होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या होती है पहचान, रहा था, रहे थे, हेल्पिंग और वाज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। दैट इज ऑल अबाउट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाउ वी मूव ऑन अवर नेक्स्ट टेंस, दैट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो गाइस फ्यूचर कंटिन्यूअस जो होता है इसकी पहचान होती है रहा होगा, रहे होंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आया था, रहा है, रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस आया, रहा था, रहे थे। अब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। ऐसे ही एग्जाम्पल आते हैं, वह सो रहा होगा, वह खा रहा होगा, वह इस टाइम खेल रहा होगा, वह इस टाइम पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गई इसकी पहचान। दूसरी बात किसकी करेंगे, हेल्पिंग वर्ब की। फ्यूचर के अंदर खास बात यह है कि विल जरूर आता है, साथ में कॉन्टिन्यूअस है तो बी लग जाएगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल बी। और कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, वह क्रिकेट खेल रहा होगा। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इसकी जो फॉर्मेशन होगी, जो इसकी बनावट होगी, सबसे पहले लगा देंगे सब्जेक्ट, देन विल बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और देन ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। तो वह क्रिकेट खेल रहा होगा, तो ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या बनेगी इंग्लिश, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो भी यही बनेगा, बस सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। आप खेल रहे होगे तो भी यही रहेगा, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, आई की जगह यू आ जाएगा, यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है ना, तो क्या बनेगी इंग्लिश, वह क्रिकेट खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। इसमें जब नॉट लगाते हैं तो दोनों के बीच में लगाएंगे नॉट, विल और बी के बीच में नॉट आएगा, ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट।
और अगर जब इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे क्या वह क्रिकेट खेल रहा होगा, तो सब्जेक्ट भी बीच में ही आएगा। विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट, विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट, ये इंटरोगेटिव हो जाता है इसका। इसका इंटरोगेटिव और नेगेटिव हो जाएगा विल ही नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या हो जाएगा, विल ही नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट क्यों खेल रहा होगा, तो वाई विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट, सब कुछ वही रहेगा, वाई लग जाएगा इंटरोगेटिव से पहले बस। वह क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा होगा, तो वाई विल ही नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है ना। ही विल बी प्लेइंग अफर्मेटिव, ही विल नॉट बी प्लेइंग नेगेटिव, विल ही बी प्लेइंग इंटरोगेटिव, विल ही नॉट बी प्लेइंग इंटरोगेटिव और नेगेटिव, वाई विल ही बी प्लेइंग ये WH का इंटरोगेटिव, और वाई विल ही नॉट बी प्लेइंग ये WH का इंटरोगेटिव और नेगेटिव हो जाएगा। तो ये होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, और हेल्पिंग और विल बी, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING। सो ये है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। अब हम अपने नेक्स्ट टेंस पर चलते हैं और वो होगा हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। तो गाइस प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है, प्रेजेंट परफेक्ट यानी प्रेजेंट के अंदर काम का कंप्लीट होना, काम का मुकम्मल हो जाना, यानी परफेक्ट हो जाना। क्या होगी पहचान, प्रेजेंट के अंदर परफेक्ट, यानी प्रेजेंट तो है लेकिन कंप्लीट हो गया काम, अभी अभी हुआ है, तो इसलिए इसकी पहचान बन जाती है जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ये भी होता है सब, या फिर आ है, ए है, ई है, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट होता है। चुका है, चुकी है तो मालूम है, ये भी तो मालूम होना चाहिए, लिया है, दिया है, ये सब होता है। जैसे एक बंदे ने बोला मैं खाना खा चुका हूं, या उसने बोला मैंने खाना खा लिया है, या मैंने खाना खाया है, ये सब सेम होता है इंग्लिश के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट को ही दर्शाता है ये प्रेजेंट परफेक्ट ही है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या हो गई, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, आ है, ए है, ई है, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट होता है। आपने देखा होगा, जैसे अगर मैं कहूं क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है, क्या आपने कभी किसी को धोखा दिया है, क्या आपने धोखा खाया है, क्या आपने गॉड को देखा है, क्या आप पहले मुझसे मिले हो, ये सब मिले हो, ए हो, है ना, क्या आपने मूवी देखी है, तो ये सब ये प्रेजेंट परफेक्ट ही होता है। दूसरी बात किसकी करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया की करेंगे। सहायक क्रिया मतलब वही, इसमें लगेगा हैज और हैव। हैज लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और हैव लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। दो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम, हैज इज यूज्ड फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड हैव इज यूज्ड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स। अब बात करेंगे वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी, फर्स्ट आएगी, सेकंड आएगी, या थर्ड आएगी। इसमें थर्ड फॉर्म आती है, क्यों आती है थर्ड फॉर्म, क्योंकि लास्ट में परफेक्ट टेंस है, और जब भी लास्ट में परफेक्ट टेंस आता है किसी के भी साथ में तो परफेक्ट आ जाता है, तो उसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। पास्ट परफेक्ट होगा तो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फ्यूचर परफेक्ट होगा तो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, यानी परफेक्ट है ना तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अभी हमने सीखा था क्या कि जब कॉन्टिन्यूअस होता है तो ING फॉर्म आती है, और जब परफेक्ट होता है तो थर्ड फॉर्म आती है। दो रूल याद हो गए आपको वर्ब के अब, है ना, इसी तरीके से। तो चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वह अंग्रेजी बोल चुका है, वह अंग्रेजी बोल चुका है, यानी वह इंग्लिश बोल चुका है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इसकी जो फॉर्मेशन होगी क्या बन जाएगी, सबसे पहले लगा देंगे सब्जेक्ट, then helping verb has or have, then third form of the verb, and at last object. Subject, has have, third form verb की, और लास्ट में object। तो वह अंग्रेजी बोल चुका है, तो इसकी इंग्लिश बन जाएगी he has spoken English। क्या हो जाएगी हिंदी, वह अंग्रेजी यानी वह इंग्लिश बोल चुका है। he has spoken English, he सब्जेक्ट हो गया, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया, स्पोकन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गई स्पीक की, और इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। तो ही हैज स्पोकन इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोल चुका है, यानी उसने अंग्रेजी नहीं बोली है, तो ही हैज नॉट स्पोकन इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी बोल चुका है, क्या शुरू में आ रहा है तो हैज पहले लगा देंगे, हैज ही स्पोकन इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी नहीं बोल चुका है, इंटरोगेटिव और नेगेटिव, तो उसमें नॉट भी आ जाएगा, हैज ही नॉट स्पोकन इंग्लिश। वह अंग्रेजी क्यों बोल चुका है, तो वाई पहले आ जाएगा, वाई हैज ही स्पोकन इंग्लिश, वाई के बाद हैज आ जाता है, यानी इंटरोगेटिव वाली फॉर्मेशन। और वह अंग्रेजी क्यों नहीं बोल चुका है, तो वाई हैज ही नॉट स्पोकन इंग्लिश। तो ही हैज स्पोकन अफर्मेटिव, ही हैज नॉट स्पोकन
नेगेटिव, हैज ही स्पोकन, इंटरोगेटिव, हैज ही नॉट स्पोकन, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, व्हाई हैज ही स्पोकन, WH का इंटरोगेटिव, और व्हाई हैज ही नॉट स्पोकन, WH का इंटरोगेटिव और नेगेटिव हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं प्लूरल सब्जेक्ट से, जैसे आप गलत फैसला ले चुके हो, यानी आपने गलत फैसला ले लिया है, तो इसके भी स्ट्रक्चर वही हो जाएगा, सब्जेक्ट, हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। आपने गलत फैसले ले लिया है, यू है तो इसमें हैव लग जाएगा, तो यू हैव, अब लेने के लिए टेक आता है, टेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेकन, तो यू हैव टेकन अ रॉन्ग डिसीजन। क्या हो जाएगी इंग्लिश, यू हैव टेकन अ रॉन्ग डिसीजन। रॉन्ग मतलब गलत, डिसीजन मतलब फैसला, यू हैव टेकन अ रॉन्ग डिसीजन। आप गलत फैसला नहीं ले चुके हो, यानी आपने गलत फैसला नहीं लिया है, तो नॉट लगा देंगे हैव के बाद, यू हैव नॉट टेकन रॉन्ग डिसीजन। क्या आपने गलत फैसला ले लिया है, क्या आप गलत फैसला ले चुके हो, क्या शुरू में आ रहा है, तो इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा हैव यू टेकन अ रॉन्ग डिसीजन। ए लगाना चाहो तो लगा दो, नहीं लगाओ तो गलत नहीं होगा। हैव यू टेकन अ रॉन्ग डिसीजन या हैव यू टेकन रॉन्ग डिसीजन, बोथ आर करेक्ट। क्या आपने गलत फैसला नहीं लिया है, हैव यू नॉट, क्या हो जाएगी इंग्लिश, हैव यू नॉट टेकन रॉन्ग डिसीजन। आपने गलत फैसला कब लिया, तो व्हेन हैव यू टेकन रॉन्ग डिसीजन, और कब नहीं लिया तो व्हेन हैव यू नॉट टेकन रॉन्ग डिसीजन। ठीक है, तो यू हैव टेकन, यू हैव नॉट टेकन, हैव यू टेकन, हैव यू नॉट टेकन, हाउ हैव यू टेकन, या फिर हाउ हैव यू नॉट टेकन, या व्हाई हैव यू टेकन, जो भी व्हाटएवर WH वाला वर्ड है वो सेम वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बहुत ज्यादा यूज होता है। एक तो एग्जांपल और भी ले सकते हैं इसके, जैसे मैं यह फिल्म देख चुका हूं, मैंने ये फिल्म देखी है, तो आई हैव सीन दिस मूवी, मैंने आपको पहले देखा है, आई हैव सीन यू अर्लियर। ठीक है ना, क्या आपने खुदा को देखा है, हैव यू सीन गॉड, क्या आप पहले मुझसे मिले हो, हैव यू मेट मी बिफोर या हैव यू मेट मी अर्लियर। इस तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं, ये हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक बार और चलिए सुनते हैं इसको अच्छे से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, दिया है, या फिर आ है, ए है, ई है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है दो, और एक होती है हैज और एक होती है हैव। हैज लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में, एंड हैव इज यूज्ड for plural subjects, and we use always third form of the verb in perfect means present perfect tense में। ठीक है ना, वैसे तो सभी perfect में थर्ड ही आती है। तो ये है सब कुछ present perfect tense के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर नेक्स्ट टेंस में मूव करते हैं, वो होगा past perfect tense। पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट की तरह होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है। आप पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट में आ जाएगा चुका था, चुके थे, लिया था, दिया था, ये सब आ जाएगा पास्ट परफेक्ट। तो क्या हो जाएगी इसकी पहचान, जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, लिया था, दिया था, सब आ जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट की पहचान होती है। दूसरी बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब होगी, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हैज हैव लगाया था ना, हैज सिंगुलर के लिए और हैव प्लूरल के लिए। अब चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी और वो होगी हैड। हैज हैव का जो पास्ट होता है वो हैड होता है। हैड दोनों सब्जेक्ट के लिए आएगा, सिंगुलर के लिए भी हैड लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए भी हैड ही लगाएंगे। फॉर्म वही रहेगी वर्ब की थर्ड, क्यों, क्योंकि परफेक्ट टेंस है। ठीक है, फिर चलिए एक एग्जांपल लेके इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे वह बाजार जा चुका था, वह बाजार जा चुका था, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसकी फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, देन हेल्पिंग वर्ब हैड लगा देंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो क्या हुआ, सबसे पहले सब्जेक्ट हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। वह बाजार जा चुका था, वह सब्जेक्ट हो गया ही, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गई चुका था के लिए हैड, जाने को बोलते हैं गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, गो, वेंट, गॉन, तो थर्ड फॉर्म क्या हुई, गॉन। ही हैड गॉन टू मार्केट, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बाजार यानी मार्केट। ही हैड गॉन टू मार्केट, वह बाजार जा चुका था। मैं जा चुका था, तो इसमें तब भी वही आएगा, आई हैड गॉन टू मार्केट, क्योंकि सब्जेक्ट कोई सा भी हो हेल्पिंग वर्ब एक ही लगेगी, हैड। अगर आप बाजार जा चुके थे तो इसमें यू आ जाएगा, यू के साथ में भी हैड ही आ जाएगा, यू हैड गॉन टू मार्केट। ठीक है, इसी तरह से
और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे सीता वाक्य बना चुकी थी। सीता वाक्य यानी सेंटेंस बना चुकी थी, तो सीता सब्जेक्ट हो गया। सीता हैड, मेक होता है फर्स्ट फॉर्म, मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड। सीता हैड मेड सेंटेंसेस या सेंटेंस, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। वह आ चुकी थी, तो शी हैड कम, कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही रहती, कम, केम, कम, ठीक है। वह क्लास ले चुकी थी, तो शी हैड टेकन क्लास, इस तरीके से आ जाते हैं। चलिए सारे सेंटेंस बनाते हैं। पहले वाले सेंटेंस जो हमने लिया था, वह बाजार जा चुका था, तो सबसे पहले क्या बना, ही हैड गॉन टू मार्केट। अब हमें बनाना है इसका नेगेटिव, वह बाजार नहीं जा चुका था, तो क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट गॉन टू मार्केट। इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे, क्या वह बाजार जा चुका था, तो हैड पहले आ जाएगा। हैड ही गॉन टू मार्केट, क्या वह बाजार नहीं जा चुका था, ये इसका इंटरोगेटिव और नेगेटिव होता है, क्या वह बाजार नहीं जा चुका था, तो हैड ही नॉट गॉन टू मार्केट। हैड लगाएंगे पहले, देन सब्जेक्ट लगाएंगे, देन हैड लगाएंगे, देन सब्जेक्ट, देन नॉट लगाएंगे। हैड ही नॉट गॉन टू मार्केट। इसका WH वाला बनाएंगे, वह बाजार कैसे जा चुका था, तो हाउ पहले आ जाएगा और सेम फॉर्मेशन इंटरोगेटिव वाली आ जाएगी, हाउ हैड ही गॉन टू मार्केट। और वह बाजार कैसे नहीं जा चुका था, हाउ लगा देंगे, उसके बाद हाउ हैड ही नॉट गॉन टू मार्केट। तो आपको ये फॉर्मेशन ध्यान रखनी है और सेंटेंसेस सारे ध्यान रखने हैं। पहला क्या बना, ही हैड गॉन, दूसरा क्या बना, ही हैड नॉट गॉन, तीसरा क्या बना, हैड ही गॉन, देन फोर्थ क्या बना, हैड ही नॉट गॉन, देन फिफ्थ क्या बना, हाउ हैड ही गॉन, और फिर सिक्स्थ क्या बना, हाउ हैड ही नॉट गॉन, ठीक है। कब जा चुका था, कहाँ जा चुका था, ये सबसे पहले WH वाले वर्ड जो है स्टार्टिंग में ही लगा देते हैं हम, ठीक है। और भी एग्जांपल दूसरा सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे आप क्लास ले चुके थे, तो यू हैड टेकन क्लास। आप क्लास नहीं ले चुके थे, तो यू हैड नॉट टेकन क्लास। क्या आप क्लास ले चुके थे, हैड यू टेकन क्लास। क्या आप क्लास नहीं ले चुके थे, तो हैड यू नॉट टेकन क्लास। आप क्लास कब ले चुके थे, तो व्हेन हैड यू टेकन क्लास। और आप क्लास कब नहीं ले चुके थे, व्हेन हैड यू नॉट टेकन क्लास। यही होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। बहुत ही इजी होता है, क्यों, क्योंकि पहचान भी आसान होती है, चुका था, चुके थे। हेल्पिंग वर्ब भी आसान होती है और एक ही होती है हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो तीनों चीजें हो गई, चुका था, चुके थे, पहचान, हेल्पिंग वर्ब हैड, और वर्ब की third form. So that is all about past perfect tense. Now we move on our next tense number 9, that is future perfect tense. फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है, इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में लास्ट में होता है चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, ये इसकी पहचान होती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव, क्योंकि फ्यूचर है, फ्यूचर के लिए विल लगाते हैं और परफेक्ट के लिए हैव लगाते हैं। विल हैज मैंने आपको बताया था, विल हैज होता भी नहीं है, ठीक है ना, विल हैड होता है, तो विल हैव ही होता है हमेशा। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो विल हैव हो जाएगी। ऑलरेडी परफेक्ट टेंस है, अभी हमने परफेक्ट टेंस किया है, उसमें थर्ड फॉर्म लगाई है, तो यहां भी हम थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो तीनों चीजें क्लियर हो गई, कौन कौन सी, पहचान हो गई, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, हेल्पिंग वर्ब हो गई विल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक एग्जांपल लेते हैं अच्छा सा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो एग्जांपल लेते हैं, वह संन्यास ले चुका होगा। कहते हैं ना, वो क्रिकेट से संन्यास ले चुका होगा, या फिर वो हॉकी से संन्यास ले चुका होगा, फुटबॉल है ना, फुटबॉल टीम से संन्यास ले चुका होगा, तो वह संन्यास ले चुका होगा। तो इसकी जो स्ट्रक्चर, इसका जो फॉर्मेशन है वो क्या बनेगा, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, देन विल हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, विल हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो वह संन्यास ले चुका होगा, वह सब्जेक्ट है ना, तो ही आ जाएगा सबसे पहले, चुका होगा तो विल हैव आ जाएगा, ही विल हैव, ले चुका होगा तो टेक से टेकन हो जाएगा, ही विल हैव टेकन, क्योंकि थर्ड फॉर्म है टेक की, तो ही विल हैव टेकन रिटायरमेंट, ही विल हैव टेकन रिटायरमेंट। वह संन्यास नहीं ले चुका होगा, तो इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी, नॉट आ जाएगा विल और हैव के बीच में, ही विल नॉट हैव टेकन रिटायरमेंट। तो इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या वह संन्यास ले चुका होगा, क्या वह मतलब विल ही हैव टेकन रिटायरमेंट, विल ही हैव टेकन रिटायरमेंट। इसका इंटरोगेटिव और नेगेटिव बना लीजिए, क्या वह संन्यास नहीं ले चुका होगा, तो विल ही नॉट हैव टेकन रिटायरमेंट, विल ही नॉट हैव टेकन रिटायरमेंट। वह संन्यास क्यों ले चुका होगा, क्यों का मतलब वाई होता है, तो वाई विल ही हैव टेकन रिटायरमेंट। और वह संन्यास क्यों नहीं ले चुका होगा, वाई विल ही नॉट हैव टेकन रिटायरमेंट। ही विल हैव टेकन,
he will not have taken, will he have taken, will he not have taken, why will he have taken और why will he not have taken। तो ये होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और भी बहुत सारे एग्जांपल बन जाएंगे, जैसे वह जा चुका होगा, he will have gone, वह आ चुका होगा, he will have come, मैं जा चुका हूंगा तो I will have gone, I हो, he हो, will have भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हेल्पिंग वर्ब की सिंगुलर हो प्लूरल सब्जेक्ट हो सब में will have भी लगाते हैं, ठीक है ना। तुम जा चुके होगे तो you will have gone, तुम खा चुके होंगे तो you will have eaten, तुम सो चुके होंगे तो you will have slept, आप सोच चुके होंगे तो you will have thought। यही होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस? इसकी पहचान चुका होगा, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, और इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी will have, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म। So that is all about future perfect tense. Now we move on our next tense, that is 10 number, वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। गाइस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी जो पहचान होती है वो होती है से रहा है, यानी रहा है में से लग जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम दिया होता है, इसीलिए इसकी पहचान बन जाती है जिन वाक्यों के लास्ट में से रहा है, से रहे हैं, से रही है, ठीक है ना, से रहा हूं, यह आता है। से इसलिए लगाते हैं क्योंकि टाइम दिया होता है, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, 2 घंटे से खेल रहा है, 3 बजे से टीवी देख रहा है, ठीक है ना, मैं 2 साल से दिल्ली में रह रहा हूं। इस तरीके के सेंटेंस जब आते हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्यों? क्योंकि लास्ट में इसमें रहा है आ रहा है, लेकिन से भी तो आ रहा है इसके अंदर, वो ध्यान रखना है हमें, क्योंकि से आ रहा है इसीलिए ये बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि अगर रहा है रही होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, इज़म आर से बनाते हैं, लेकिन नहीं, ये से रहा है से रही वाले इज़म आर से नहीं बनते, ये बल्कि बनते हैं हैज बीन और हैव बीन से। यानी इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन सी होती है? हैज बीन और हैव बीन। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है। आप देखो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हैज हैव लगाया है ना, हेल्पिंग वर्ब तो साथ में कॉन्टिन्यूअस भी है तो साथ में बीन भी लगा देंगे इसके अंदर। बस हैज बीन फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट एंड हैव बीन फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। हैज बीन आ जाएगा जैसे ही हैज बीन, शी हैज बीन, इट हैज बीन, रोहन हैज बीन, सिमरन हैज बीन, ठीक है। इसी तरह से चाइल्ड हैज बीन, और प्लूरल सब्जेक्ट में हैव बीन आएगा जैसे आई हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन, वी हैव बीन। इस तरीके से करेंगे क्योंकि लास्ट में कॉन्टिन्यूअस टेंस आ गया फिर से, तो आपको पता ही है कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा देंगे इसमें। तो तीनों चीजों की बात हो गई इसमें, से रहा है, से रहे हैं, पहचान हो जाती है, हैज बीन और हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं। क्योंकि इसमें टाइम दिया होता है 2 बजे से 2 घंटे से, तो इसी वजह से हम इसमें सिंस और फॉर का यूज भी करते हैं। वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है कई स्टूडेंट्स के लिए, हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं होता। अगर हमें रूल मालूम है तो बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि आपको सिंस लगेगा या फिर फोर लगेगा। तो आइए यही समझते हैं कि सिंस कहां लगता है या फिर फोर कहां लगता है। मोटी मोटी भाषा में, आसान भाषा में ये समझ लीजिए, सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जहां पर एक फिक्स टाइम होता है, टाइम का एक पॉइंट दिया होता है, जैसे सुबह से, ठीक है, दोपहर से, या फिर नाइट से, शाम से, कल से, ये सब इसमें सिंस आता है। सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस नून, सिंस मॉर्निंग। इसी तरह से कल से, तो कल वाला कल है सिंस यस्टरडे। ये भी क्या है? ये फिक्स है, ये पॉइंट को शो कर रहे हैं। अगर मैं कहूं 3 बजे से पढ़ रहा है, 3 बजे मतलब पॉइंट है 3 बजे, है ना, 3 बजे आके तो सिंस 3 o'clock। इसी तरह से मॉर्निंग भी है, इसी तरह से सिंस मॉर्निंग। इसी तरह से 2005 से, 2005 भी क्या है? एक पॉइंट को शो कर रहा है, तो सिंस 2005। इसी तरह से और भी आ जाएगा, जैसे मंडे से, ट्यूसडे से, वेडनेसडे से, तो सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। इसी तरह से जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, तो उसमें भी सिंस आएगा, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल। ये सब इसमें सिंस आता है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट को शो करते हैं। इसके ऑपोजिट आता है फोर। फोर आता है, फोर का जो यूज होता है वो ड्यूरेशन यानी पीरियड के लिए होता है। जैसे 2 घंटे से पढ़ रहा है, 2 घंटे से खेल रहा, 2 घंटे का क्या ड्यूरेशन है ना, पीरियड है।
पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर फोर लगाते हैं, फॉर 2 आवर्स। 3 घंटे हैं तो फॉर 3 आवर्स। 3 दिन है तो ये भी ड्यूरेशन हो गई 3 दिन की, तो फॉर 3 डेज। 3 महीने हैं तो ये भी ड्यूरेशन हो गई, ये भी पीरियड हो गया, तो इसी तरह से फॉर 3 मंथ्स। 2 हफ्ते हैं तो फॉर 2 वीक्स, ठीक है। 4 घंटे हैं तो फॉर 4 आवर्स। जब भी आपको लगे ड्यूरेशन है तो वहां पर 4 लगा देते हैं हम, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं अच्छा सा, ताकि समझ में आ जाए। जैसे वह 2 बजे से सो रहा है, वह 2 बजे से सो रहा है। अब 2 बजे यहाँ पर क्या है, ध्यान रखना है आपको, 2 बजे हमें यहाँ ध्यान रखना है, 2 बजे एक पॉइंट है तो यहाँ पर सिंस लगाएंगे। वह 2 बजे से सो रहा है, इसकी फॉर्मेशन समझनी है अच्छे से, स्ट्रक्चर जो है इसका अच्छे से समझना है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, देन हैज हैव, देन प्लस बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट के, देन लास्ट में आएगा टाइम। तो क्या बनी फॉर्मेशन, सब्जेक्ट, has have been, then verb की first form with ing, then object, then since for, then time। तो वह 2 बजे से सो रहा है, वह का मतलब हो गया सब्जेक्ट ही, तो he has been, क्योंकि सिंगुलर है तो has been आ जाएगा। he has been, सो रहा है तो क्या हो जाएगा, सोने का मतलब स्लीप, तो स्लीप की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी स्लीपिंग। ही हैज बीन स्लीपिंग, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं इसमें तो सीधा सिंस लगा देंगे। फिर ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock, क्यों सिंस आया, क्योंकि 2 बजे यानी पॉइंट है। ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock, ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। इसी तरह से इसका नेगेटिव बन जाएगा, वह 2 बजे से नहीं सो रहा है, तो ही हैज नॉट बीन, हैज और बीन के बीच में आएगा नॉट, ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे, क्या वह 2 बजे से सो रहा है, क्या वह, तो सब्जेक्ट भी बीच में आ जाएगा हैज बीन के, तो हैज ही बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। जब इसका इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाएंगे तो हैज ही नॉट बीन, इस तरीके से आएगा, हैज ही नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। वह कहाँ सो रहा है, तो कहाँ के लिए वेयर आ जाएगा, वेयर हैज ही बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। वेयर के बाद सेम फॉर्मेशन इंटरोगेटिव वाली हैज लगा देंगे पहले, वेयर हैज ही बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। और वह कहाँ नहीं सो रहा है 2 बजे से, तो क्या जाएगा, वेयर हैज ही नॉट बीन, वेयर हैज ही नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। यही ध्यान रखना है आपको। ही हैज बीन स्लीपिंग फर्स्ट हो गया अफर्मेटिव, देन ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग, ये नेगेटिव हो गया। हैज ही बीन स्लीपिंग, ये इंटरोगेटिव हो गया। हैज ही नॉट बीन स्लीपिंग, ये इंटरोगेटिव और नेगेटिव हो गया। वेयर हैज ही बीन स्लीपिंग, ये WH का इंटरोगेटिव हो गया, और वेयर हैज ही नॉट बीन स्लीपिंग, ये WH का इंटरोगेटिव और नेगेटिव हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं 4 वाला, जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा है, या आप 2 घंटे से खेल रहे हो, आप 2 घंटे से खेल रहे हो, आपका मतलब हो गया यू, उसके बाद प्लूरल हो गया तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैव बीन, तो यू हैव बीन प्लेइंग 2 घंटे। अब 2 घंटे का ड्यूरेशन है ना यहाँ पर, तो 4 लगा देंगे, यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इसका नेगेटिव हो जाएगा, यू हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा, क्या आप 2 घंटे से खेल रहे हो, हैव यू बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, क्या आप 2 घंटे से नहीं खेल रहे हो, तो हैव यू नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्यों खेल रहे हो, तो वाई हैव यू बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, और क्यों नहीं खेल रहे हो 2 घंटे से, तो वाई हैव यू नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इसी तरीके से सेंटेंस बन जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से, जैसे वह सुबह से भाग रहा है, तो ही हैज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। इसी तरह से आप 2 घंटे से मुझे घूर रहे हो, तो यू हैव बीन गेजिंग मी फॉर 2 आवर्स। आप 2 बजे से पढ़ रहे हो, तो यू हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। इसी तरीके के सेंटेंस बन जाते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। क्या हुई पहचान प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, से रहा है, से रहे हैं, से रही है। हेल्पिंग वर्ब क्या हुई, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन हुआ सिंगुलर के लिए और हैव बीन हुआ प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए। इसकी वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी आईएनजी के साथ में, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो ये सब है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ, और वह है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी पहचान होती है से रहा था, से रहे थे।
क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है? से रहा है, से रहे हैं और से रही हैं। अब ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसकी पहचान क्या हो जाएगी? से रहा था, से रहे थे, से रही थी। लास्ट में रहा था आएगा, टाइम दिया हुआ होगा तो समझो कि वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई इसकी पहचान की बात। इसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है और वो होती है हैड बीन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगाया था हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन सिंगुलर के लिए, हैव बीन प्लूरल के लिए। अब चाहे यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट्स हों या चाहे प्लूरल सब्जेक्ट्स हों, दोनों के लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगी और वो होगी हैड बीन। और जब हैड बीन आ जाएगा तो कॉन्टिन्यूअस को शो कर रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आ जाएगी। सिंस और फॉर वैसे ही लगेगा जो भी हमने लास्ट टेंस में किया है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं ताकि ये और अच्छे से समझ में आ जाए हमें। वह 15 मिनट से खेल रहा था, वह 15 मिनट से खेल रहा था। तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मेशन क्या हो जाएगी? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस फॉर, देन टाइम। तो वह 15 मिनट से खेल रहा था तो क्या बन जाएगी इसकी इंग्लिश? क्या बन जाएगी? ही हैड बीन प्लेइंग 15 मिनट, 4 आ जाएगा 15 मिनट के लिए। ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 15 मिनट्स। क्यों? क्योंकि 15 मिनट्स की ड्यूरेशन है, पीरियड है, पॉइंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर 4 आ जाएगा। ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 15 मिनट। और इसी तरह से इसका नेगेटिव बन जाएगा, जैसे वह 15 मिनट से नहीं खेल रहा था तो क्या बन जाएगी इंग्लिश? He had not been playing for 15 minutes। क्या बन जाएगी इंग्लिश? He had not been playing for 15 minutes। इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? क्या वह 15 मिनट से खेल रहा था? तो had he been, had पहले आ जाएगा क्योंकि इंटरोगेटिव है। had he been playing for 15 minutes, क्या वह 15 मिनट से नहीं खेल रहा था? तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव हो जाएगा। had he not been playing for 15 minutes, वह क्यों खेल रहा था 15 मिनट से? तो क्या बन जाएगी इंग्लिश? वाई पहले आ जाएगा क्योंकि WH वाला वर्ड है। वाई हैड ही बीन प्लेइंग फॉर 15 मिनट्स, और वह 15 मिनट से क्यों नहीं खेल रहा था? वाई हैड ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 15 मिनट्स। और भी एक दो एग्जाम्पल बन सकते हैं, जैसे वह 3 बजे से पढ़ रहा था, 3 बजे से, तो ही हैड बीन रीडिंग सिंस 3 o'clock। जैसे अगर मैं कहूँ मैं दिल्ली में 5 सालों से यानी 5 साल से रह रहा था, आई हैड बीन लिविंग इन दिल्ली, क्या हो जाएगी इंग्लिश? आई हैड बीन लिविंग इन दिल्ली 5 सालों से, फॉर 5 years। ठीक है, तुम पिछले 1 घंटे से मुझे घूर रहे थे, तो यू हैड बीन गेजिंग मी फॉर लास्ट 1 hour या फॉर लास्ट एन आवर। इस तरह से ये होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहचान क्या हुई? से रहा था, से रहे थे, से रही थी। हेल्पिंग वर्ब क्या हुई? हैड बीन, दोनों के लिए, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के लिए, और इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं और वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी जो पहचान होती है ये होती है से रहा होगा, से रहे होंगे। ये लास्ट टेंस होता है फ्यूचर का और टेंस का भी। यूज वैसे कम होता है लेकिन हमें आना चाहिए, क्योंकि अगर एक आध सेंटेंस बोलना पड़ेगा तो ये थोड़ी हम कहेंगे नहीं आता ही नहीं है मेरे को, है ना। तो इसी वजह से ये भी सीखना पड़ेगा हमें, क्योंकि थोड़े बहुत यूज होते हैं लेकिन होते हैं यूज। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान होती है वो होती है से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी इसकी? विल हैव बीन। क्यों? क्योंकि फ्यूचर के लिए विल, परफेक्ट के लिए हैव और कंटिन्यूअस के लिए बीन आ जाएगा, तो विल हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आ जाएगी क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। सिंस और फॉर का भी यूज होगा, वही सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और ड्यूरेशन के टाइम के लिए फॉर लग जाएगा। एक एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वह सुबह से टीवी देख रहा होगा, वह सुबह से टीवी देख रहा होगा। सब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर में, उसके बाद विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट और देन सिंस फॉर, देन टाइम। तो वह सुबह से टीवी देख रहा होगा। ही विल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। ही विल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग क्या है? पॉइंट है, तो सिंस मॉर्निंग लग जाएगा। अब इसका हमें नेगेटिव बनाना है। ही विल नॉट हैव बीन, विल और हैव बीन के बीच में आता है नॉट, तो ही विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। फिर इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे, क्या वह सुबह से टीवी देख रहा होगा? विल ही
हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। इसका इंटरोगेटिव और नेगेटिव बन जाएगा, क्या वह सुबह से टीवी नहीं देख रहा होगा, तो विल ही नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। ठीक है ना। तो इसी तरह से इसका WH वाले भी बन जाएंगे, वह सुबह से टीवी क्यों देख रहा होगा, तो वाई विल ही हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। और सुबह से टीवी क्यों नहीं देख रहा होगा, वाई विल ही नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। सारे सेंटेंस कंप्लीट हो गए। ही विल हैव बीन वॉचिंग, ही विल नॉट हैव बीन वॉचिंग, विल ही हैव बीन वॉचिंग। इसी तरह से वाई विल ही हैव बीन वॉचिंग और वाई विल ही नॉट हैव बीन वॉचिंग। इसी तरह से सारे सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, तो ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इसी तरह से सीता सुबह से खाना बना रही होगी, सीता विल हैव बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। ये होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो गाइज आपने देखा, आज हमने 1 घंटे में सारे टेंस कर लिए। आप इनको 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए, पॉइंट नोट कीजिए और खुद मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए, अपने आप याद हो जाएंगे, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो ठीक है गाइज, टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंग्लिश का, तो प्लीज आप जरूर याद करिए टेंस को। अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए आपको टेंस याद होने चाहिए। तो बी अ गुड स्पीकर, लर्न टेंस एंड लर्न ऑल सेंटेंसेस ऑफ टेंस, ताकि आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाए, इंप्रूव हो जाए और आप अच्छे से स्पीकिंग कर पाए और आपकी इंग्लिश और भी ज़्यादा शाइन कर जाए, ब्राइट हो जाए और आपका फ्यूचर भी अच्छा हो जाए, क्योंकि हर फील्ड के लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। और आपका सबसे पहले टेंस लेवल ही चेक करते हैं लोग, ग्रामर ही चेक की जाती है। तो इसी तरह प्लीज़ 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 आप सेंटेंस को, टेंस को अच्छे से समझिए और याद कर लीजिए इनको अच्छे से। ठीक है गाइज, ये थी आज की क्लास, ऑल टेंसेस जस्ट इन 1 आवर। तो आज हमने 1 ही घंटे में सारे टेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है गाइज, अगर आपको और भी डीपली समझना है एक एक टॉपिक, एक एक टेंस, तो मैंने हर टेंस को अच्छे से समझा रखा है। तो आप उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहां जाकर उन्हें ओपन कीजिए। सिंगल सिंगल टेंस 1 बाय 1 करके करा रखे हैं। आपको और भी अच्छे से समझना है तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आप वहां जाकर सभी टेंस लिंक ओपन करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस यूजफुल वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।